गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज एक आउटडोर लोकेशन से आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज माइक्रोफोन लगा लूँ और आप लोगों को शायद आवाज़ आ रही होगी। नमस्कार। ओके दोस्तों, आज का लाइव मैं किसी और टॉपिक पे करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया क्योंकि कुछ समय पहले आज के दिन में एक बहुत बढ़िया समाचार आया है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए और प्रवक्ता श्री राघव चड्ढा जी ने अपना एक बयान दिया है, लिखित बयान है, और वो बयान ये है कि कांग्रेस पार्टी का ना खुद कोई भविष्य है और ना वो लोगों को भविष्य, देश को भविष्य दे सकती है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आज इस बात पे ही चर्चा हो जाए और ज़रा समझने की कोशिश की जाए कि ऐसा आम आदमी पार्टी क्यों कहती है, क्या समझती है, क्या कोशिश है उसकी। इस बात से पहले हल्का सा एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि आम आदमी पार्टी खुद कौन है। मैं जानता हूँ कि मेरे बहुत सारे चाहक मित्र जो मेरे फेसबुक लाइव्स देखते हैं, जो अन्यथा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। यहाँ तक कि कुछ एमएलए मेरे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के। तो वो चीज़ अपनी जगह है। जब बात आती है कांग्रेस की, तो आप सबको ज्ञात होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ओके, लेकिन तो फिर मैंने ये टॉपिक क्योंकि वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलता हूँ। ऐसा नहीं है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार से सवाल करता हूँ, उनके सामने खड़ा होकर के बात करता हूँ, आँख से आँख मिला के बात करता हूँ, तो अगर किसी का कहना है कि मैं फ़लानी पार्टी की तरफ से बोलता हूँ, तो वो उनकी इच्छा हो सकती है, उनका मंतव्य हो सकता है। मेरा मंतव्य तो मैं सिर्फ एक भारतीय नागरिक हूँ और अभी तो मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। तो अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो फिर भाई मैं अपनी बात रखता हूँ, और अपनी बात के माध्यम से मैं आप हज़ारों लाखों लोगों की बात रखता हूँ, शायद कुछ करोड़ों भी हो सकते हैं, जैसा कि मुझे फीडबैक आया। इसलिए ये मैं मुद्दा यहीं स्टॉप करता हूँ कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ। लेकिन हाँ, आज का मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पार्टी का ये कहना कि कांग्रेस का ना तो भविष्य है और ना वो किसी को भविष्य दे सकती है, ना भारत को दे सकती है। पहले आते हैं कांग्रेस पार्टी पे, फिर जाएंगे आम आदमी पार्टी पे, और अंत पे इसका मूल्यांकन करेंगे जो राघव चड्ढा ने कहा है। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी है और इस देश को आज़ादी दिलाने में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अगर किसी का रोल रहा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा। कोई ये डिस्कशन कर सकता है कि पुरानी कांग्रेस, नई कांग्रेस, वही है तो वही। तो इस देश की आज़ादी में जिस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, 14 साल तक, 14 ईयर्स, 14 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और इस देश को जब हमने भगाए अंग्रेज़ यहाँ से, उसके बाद इस देश के अंदर जो हालात और जो परिस्थितियाँ थीं वो बहुत गंभीर थीं। ऐसा नहीं है कि वो ये देश जो था वो उस समय भूखा नंगा प्यासा था, लेकिन अधिकांश जनता गरीब थी, नौकरियां थी नहीं, इंडस्ट्रीज़ बहुत ना के बराबर की थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी, और खेती पे ये देश चलता था। अब इसमें श्री जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने बहुत सारी नवरत्न कंपनियां बनाई, बहुत डेवलपमेंट किया, और उसी की बदौलत है कि 1964 ऑनवर्ड्स जब हम इस देश को देखते हैं, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो व्यक्ति या ना भी हो, किसी भी सोच का हो या ना भी हो, लेकिन वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो योगदान है इस देश के प्रति, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोई सराहना ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, पर अति तारीफ़ के काबिल रहे जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की नींव रखी। उनके साथ और भी नेता थे, ऐसा नहीं कि वो अकेले ही थे, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी थी। तो उस ज़माने की जो कांग्रेस पार्टी रही, उसने अतिशय महत्वपूर्ण इस देश में योगदान दिया, इस देश को
उठाने का, उत्थान करने का, बनाने का। और ये बात मैं आपको इस तरह शेयर कर सकता हूँ कि मैं करीब 1.5 साल पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी से उनके घर पे मिला था, जो कि बीजेपी के नेता हैं और एक्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं। सब जानते हैं एल के आडवाणी कौन है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे अपनी जीवनी गिफ्ट की थी और ये कहा था कि निशांत, आप मेरी जीवनी, जो उन्होंने खुद लिखी है ऑटोबायोग्राफी, उसको ज़रूर पढ़िएगा। आपको मैं ये कह सकता हूँ और दावे से कह सकता हूँ क्योंकि उनकी जीवनी मैंने पढ़ी है और मेरे पास रखी है। तो उन्होंने भी आज़ादी जब मिली भारत को और पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान, भारत बना, इंडिया बना, तो उस समय उनके शब्दों में वो यानी आरएसएस के लोग बहुत ज़्यादा कांग्रेस की तरफ देखते थे। आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कांग्रेस से अपेक्षाएं रखते थे, एक्सपेक्टेशंस रखते थे। और फिर आगे चल के जब उनके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, तब उन्होंने जनसंघ वगैरह को फॉर्म किया। अर्थात पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, उसका महत्व बता रहा हूँ कि उसका महत्व तो खुद आरएसएस के अंदर है और अभी से नहीं, जब से देश बना तब से है। और ये मैंने आपको बताया। दूसरी बात आती है कि जवाहरलाल नेहरू के समय में जितना भी डेवलपमेंट इस देश में हुआ वो नींव थी। किसी भी बिल्डिंग को बनने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है। ना केवल नींव डाली, उन्होंने इस देश को एक ट्रैक पे लाया। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी और उसकी वजह से देश के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन हुआ, लोगों को नौकरियाँ मिली, व्यापार बढ़ने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड में आए। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी नैम, यानी ना तो वो यूएसएसआर के साथ थे, ना वो अमेरिका के साथ थे, जो नेटो स्वीटो करके जो गुट चलते थे दुनिया में, उन्होंने अलग बनाया और बहुत सक्सेसफुल हुआ। यूनाइटेड नेशंस में उनकी तारीफ होती रही हमेशा। इससे आगे बढ़ते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कौन नहीं जानता, और जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान, जय किसान लाल बहादुर शास्त्री लाए। तो जय जवान जय किसान के साथ ये भी कांग्रेस की देन रही। सरदार पटेल उनके पहले रहे, उन्होंने इस देश को गूंथा, एक माला में बनाया, तो ये भी कांग्रेस की देन रही। इसके सिवाय अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। अगर मैं ये गिनाना शुरू करूँगा तो लगभग इस देश की जो पूरी की पूरी नींव, स्ट्रक्चर, ढांचा, सिस्टम, मेथड, वो कांग्रेस ने इस्टेब्लिश किया। ना केवल इस्टेब्लिश किया, वो बनाया, क्योंकि इस देश की आज़ादी कांग्रेस ने दिलवाई। उसके साथ और भी दल रहे होंगे, उसके साथ और लोग भी रहे होंगे। मैं सिर्फ कांग्रेस को श्रेय नहीं देता, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो कांग्रेस को जाएगा, उसके साथ और लोगों को भी जाएगा, आम इंसान को भी जाएगा। हम सब ने मिल करके आज़ादी पाई, हमारे बाप दादाओं ने लड़के। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद तो आई इंदिरा गांधी जी। मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि वो भी कांग्रेस की बहुत धुरंधर प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, यहाँ तक के पड़ोसी मुल्कों के लिए, देश में हरित क्रांति को आगे बढ़ाना, देश के अंदर इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम डेवलप करना, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा को ट्रेनिंग दिलवाना यूएसएसआर के साथ, और फाइनली स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। अच्छा, ये बताना ज़रूरी है, इसलिए बता रहा हूँ, आप सबको पता है कि 1971 के अंदर पाकिस्तान की ये दुर्गति करी कि उधर ईस्ट पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया, बांग्लादेश लिबरेट किया, देश बनाया, इंदिरा गांधी ने किया। देश के अंदर इंडस्ट्रीज़, देश के अंदर फॉरेन अफेयर्स, देश के अंदर खेती, देश के अंदर लोगों को नौकरी, पैसा, रूल्स, रेगुलेशंस, कानून, इंदिरा गांधी ने लाया। ना केवल इतना, मैं एक पॉजिटिव बात भी बताता हूँ जिसको स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे भी सपोर्ट करते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी सपोर्ट करते थे, कि इंदिरा गांधी जैसी व्यक्ति ने जो इमरजेंसी लगाई वो सही थी, क्योंकि उस समय जो विपक्ष था उस समय का, वो तोड़ फोड़, आगजनी, देश का पूरा बर्बादी पे ला रहा था, इसलिए शायद वो चीज़ करनी पड़ी। तो इंदिरा गांधी जैसी स्टॉलवर्ट नेता भी कांग्रेस से आई। इसके आगे चलते हैं तो श्री नरसिम्हा राव जी ने प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया, रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स पे जोर दिया। तब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और इस तरीके से इस देश के अंदर इकोनॉमिक क्रांति पीवी नरसिम्हा राव जी और
राजीव गांधी जी के समय में आई। जो एडवांसमेंट, डेवलपमेंट और जो विदेशों के साथ दूसरे दूसरे देश जैसे अमेरिका है, यूएसएसआर है, बाद में रशिया हो गया, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड वगैरह के साथ, इनके साथ जो ताल्लुकात इस देश के अच्छे बनाए गए वो इन महान प्रधानमंत्रियों ने बनाए। किस तरीके से आतंकवाद के साथ लड़ा जाता है, इसमें इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों से बेहतर इस देश की धरती पे किसी ने उदाहरण नहीं दिए। इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार आतंकवाद के खिलाफ किया था, आतंकवाद के खिलाफ किया था। उसमें जो भी हानि हुई उसका हमेशा सबको दर्द रहता है, लेकिन वो उस समय ज़रूरी था और ये ज़रूरी था और ये हम मान के चलते हैं कि वो सही भी था, क्योंकि हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें पंजाब में आती रहीं, तो ये इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। माना कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान गंवाई, उन्होंने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, लेकिन किसके लिए? देश के लिए। इसी तरीके से स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिलीलम, जो जाफना प्रायद्वीप के अंदर श्रीलंका में था, वहाँ के राष्ट्रपति के कहने पे श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, लेफ्टिनेंट जनरल कलकट के अधीन, और बहुत बेहतरीन काम हुआ। और उसके बाद उन्होंने भी आतंकवाद के चलते अपनी जान गंवाई। ऐसे बहादुर, ऐसे दिमाग वाले, ऐसे विजन वाले, स्वर्णिम अक्षरों में जिनका नाम लिखा जाए, ऐसे नेता कांग्रेस ने दिए हैं। ना केवल नेता दिए हैं, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कई राज्यों के अंदर, कई विभागों के अंदर, देश के अंदर चीज़ें बनाई, सुधारी, बड़ी करी और इस देश को इस काबिल बनाया कि आप यानी कोई भी, चाहे वो मोदी हो, अटल बिहारी हो, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, इस काबिल बनाया कि हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें और तो और हम सवाल कर सकें, हम सरकारों को सवाल करके उनसे काम निकलवा सकें। क्यों भूलें कि सरदार मनमोहन सिंह के 10 साल किस तरीके के थे। RTI एक्ट उन्होंने दिया। आज जिस RTI के बदौलत इस देश के अंदर कितने सारे काम होते हैं, RTI एक्ट उन्होंने दिया। मैं शायद भूल रहा था, याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी जी ने पहला एटम बॉम्ब का टेस्ट करवाया, पोखरण 1 जो कहते हैं। उस समय वन ऑफ द साइंटिस्ट जो उनके साथ थे वो डॉक्टर कलाम भी थे। तो बहुत कुछ कांग्रेस ने ओवरऑल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कई ऐसी पार्टियां हैं या लोग हैं, नेता हैं, मिसगाइडेड यूथ है, बच्चे मतलब अकल के कच्चे हैं, वो सवाल करते फिरते हैं कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि उनका ज्ञान कम है। अगर नज़र उठा के देखेंगे तो समझ जाएंगे कांग्रेस ने क्या किया, बताने की ज़रूरत नहीं। अब इससे मैं आगे चलूँगा आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी को मैं काफ़ी अच्छे से पहचानता हूँ। 2013 के दिसंबर से मार्च 2014 तक मैं खुद मेंबर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का, एक आम सिंपल मेंबर। कोई मेरे पास पोजीशन नहीं थी, और क्योंकि मैं था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नई चीज़ मार्केट में आई थी एकदम से, तो ऐसा लगा कि ये लोग भविष्य के लोग हैं शायद, और इसलिए मैंने उस पार्टी को ज्वाइन करके बड़ा क्लियर कर दिया था कि मैं कोई नेतागिरी करने नहीं आया, मैं कोई राजनीति में बिलीव नहीं करता, पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करता, मैं तो आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे काम करने आया हूँ, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन जब मेरी बातचीत आगे चली तो मुझे जो आभास हुआ उसके चलते मैंने मार्च तक पार्टी छोड़ दी, खुद ही मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैंने कहा भैया मैं तो सिंपल मेंबर से भी रिज़ाइन कर दूं, कल को भविष्य में बोलो कि आप हमारे मेंबर थे, तो हाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन अप्रैल के अंदर हुआ ये कि अप्रैल 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के सामने 2 क्रिमिनल केस किए। एक केस बड़ा फेमस हुआ, उनकी बीवी का नाम बाहर आया था, इसलिए वैसे मैंने उनकी बीवी का नाम बाहर नहीं लाया था, लेकिन मैंने उस चीज़ के ऊपर जो उनके पुराने एफिडेविट्स थे उसको लेके उन पे केस किए और वो क्रिमिनल केस चले। उसी तरीके से अप्रैल 2014 में ही जब मैंने नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2014 को अहमदाबाद के राणे हाई स्कूल के अंदर जहाँ पे वोटिंग करने वो आए थे, उन्होंने कमल दिखा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जो कि पोल कोड ब्रीच है, तो ये वाला क्रिमिनल केस भी मैंने उसके ऊपर किया। तो हुआ ये कि ये जब आम आदमी पार्टी को मालूम चला, डर गई कि यार ये आदमी कौन है,
ये तो बहुत भयंकर मोदी से लड़ रहा है साले, हमको आके मारेंगे मोदी वाले लोग। तो इस चक्कर के अंदर उन्होंने सामने से ये भी कह दिया कि भैया निशांत वर्मा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो छोड़ चुका था। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी भी चीज़ को अपनाने या रिजेक्ट करने से पहले अगर उसको थोड़ा जान लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मेरा कोई संबंध नहीं रहा आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स, नेता काफ़ी मेरे टच में रहे और अभी भी हैं, दोस्ती के तौर पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी है कौन। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो शेयर किया था, चाहिए तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा कि आम आदमी पार्टी बनने से पहले अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने साफ कहा है कि जो आईएसी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट चला था, इसमें सिर्फ उनका नहीं, आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है और सब जानते हैं कि आरएसएस ने ये मूवमेंट करवाया था। हुआ ये था कि बाबा रामदेव को पहले काम सौंपा गया था ब्लैक मनी के ऊपर लेके कांग्रेस को घेरने के लिए। जब उनकी सलवारी बाबा वाला कांड हो गया तो उसके बाद उनको वहाँ से हटा करके रामलीला मैदान से, और उसके बाद अन्ना हज़ारे को बीच में लाया गया कि भैया तुम्हारे नाम से इंडिया अगेंस्ट करप्शन चलाएंगे। उस समय जितने भी कांग्रेस से दुखी सो कॉल्ड बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर, यहाँ तक के रिटायर्ड फौजी, वो जा कर के अन्ना हज़ारे के साथ बैठ गए, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी था, जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, ये सारे लोग थे उसके अंदर। और हुआ ये कि जब वो मूवमेंट एकदम पक्का हो गया 2013 के अंदर कि अब तो भैया कोई चिंता की बात नहीं है और अब तो कांग्रेस हारने ही वाली है, तो बीजेपी को जब ये आभास हो गया तो उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ख़त्म करा दिया। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ख़त्म करा दिया गया तो भाई दो चीज़ें निकल के आईं। 2012-13 के बीच की बात है ये, कि जो लोग इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े थे उसमें सारे के सारे निस्वार्थ भाव से नहीं जुड़े थे, बहुत लोगों को स्वार्थ था। तो उन्होंने कहा कि हमको बीजेपी में ले लो। अब तो बीजेपी ने कहा नहीं भैया, हम सबको तो बीजेपी में ले नहीं सकते, कुछ लोगों को ले लेंगे। तो जनरल वीके सिंह, किरण बेदी टाइप के लोगों को ले लिया गया था आगे चल के। अब उस समय ये एक और चीज़ निकल के आई थी कि 2012 को अगर आप याद करेंगे तो सोनिया गांधी जी ने ये कहा था कि मौत का सौदागर है नरेंद्र मोदी। ये गुजरात के एक इलेक्शन के अंदर कहा गया था। अंततः ये हुआ कि वो चीज़ शायद नेगेटिव चली गई और मोदी साहब ने उस चीज़ को इनकैश किया। तो बीजेपी को और मोदी को एक बात समझ में आ गई कि मोदी के खिलाफ अगर कुछ बोला जाएगा तो उसे वोट पोलराइजेशन होता है। लेकिन कांग्रेस ने तो उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया था इस तरीके की भाषा। लेकिन इन्हें खून लग गया था मोदी जी को कि हाँ, अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो मुझे वोट ज़्यादा मिलते हैं। तो इन्होंने एक पार्टी पैदा करी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। जितने लोग भाजपा में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में से आना चाहते थे तो उनको कहा गया कि अब आप आम आदमी पार्टी बन रही है, उसके अंदर ज्वाइन करिए। तो उसमें जो बड़े बड़े लोग थे जैसे जनरल वीके सिंह वगैरह, उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो नहीं ज्वाइन करेंगे, हम तो डायरेक्ट बीजेपी में आएंगे, नहीं तो रहने दो। तो जो बड़े नाम थे उनको तो डायरेक्ट बीजेपी में ले लिया गया, मदरशिप पे चला ले गए। और जो ये छोटे मोटे लोग उस समय के हुआ करते थे, इनको बना दिया गया आम आदमी पार्टी और इनको एक ही काम दिया गया, भौंको मोदी के खिलाफ। अगर आप ध्यान देंगे तो 2014 में अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ एक ही काम था, मोदी के खिलाफ भौंकना। हाँ, भौंकना। क्योंकि जब 2014 में इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, तब श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। मोदी लड़ा दो जगह से, वडोदरा गुजरात में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल इनके सामने सिर्फ एक ही जगह से लड़े थे और वो थी वाराणसी। अरविंद केजरीवाल वडोदरा से नहीं लड़े थे। कमाल की बात है, जो आदमी उनको लड़के छोटा करना चाहता हो वो उसके साथ लड़ा ही नहीं। वाह, ये कमाल की बात है। तो अरविंद केजरीवाल की शुरुआत वहीं से समझ में आ गई थी कि ये संघ से मिले हुए लोग हैं और भाजपा के फ़ायदे के लिए इनको पैदा किया गया है। अब ये बात एक अटकल थी उस समय जो धीरे धीरे साबित होती गई। मान के चलिए कि अगर अरविंद केजरीवाल वाराणसी में ना लड़ा होता मोदी के सामने तो अजय राय कांग्रेस का जीतता भले ही ना, लेकिन सॉलिड टक्कर देता वोटों में। ये वोट विभाजन की खेल था। अब आप बोलेंगे तो वाराणसी की बात क्यों करते, तो मैं वडोदरा की बात कर देता हूँ। तो वडोदरा से जब मिस्टर नरेंद्र मोदी लड़े थे 2014, तो ये भाई साहब जो हमारे हैं केजरीवाल जी, ये क्यों नहीं लड़े थे वहाँ? वो इसलिए नहीं लड़े थे बिकॉज इनका गेम कुछ और था। आगे बढ़ते हैं तो जब सरकारें बनी दिल्ली की तो उसके अंदर एक बार तो आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ही शॉर्ट समय के लिए कांग्रेस के समर्थन से सरकार बन गई थी।
आम आदमी पार्टी की। बट कांग्रेस ने रियलाइज कि नहीं, उन्होंने गलत, अब ये आउटडोर की प्रॉब्लम, कुत्ता जरूर भौंकता है, खैर। एनीवेज, सो द प्रॉब्लम वाज दैट जब सरकारें बनी तो एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कांग्रेस के समर्थन से भी सरकार बनी थी। कांग्रेस रियलाइज और उन्होंने अपने पैर वापस खींच लिए कि नहीं भैया, हम ऐसों को सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद तो अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने इतना हल्ला मचाया कि कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी, फलाना ढिमाका है। मतलब बीजेपी को टारगेट करता था खाली मोदी के लिए, ताकि मोदी को फ़ायदा मिले। लेकिन इनका मेन टारगेट इलेक्शन जीतने के लिए दिल्ली में क्या था? कांग्रेस, शीला दीक्षित। इनके आप याद करिए 2013-14 में क्या बोलते थे, 2014-15 में क्या बोलते थे अरविंद केजरीवाल, कि उनके पास एक फाइल है शीला दीक्षित के खिलाफ और वो सबको जेल में डलवा के रहेंगे। फाइल तो गई फाड़ में, पता नहीं कहाँ। इन्होंने आज तक एक कांग्रेसी को जेल नहीं करवाया करप्शन के चार्ज पे, जिसके आधार पे ये दिल्ली इलेक्शन जीते थे, राइट। एक भी कांग्रेसी को ये जेल नहीं करा पाया, नहीं करवाया या कुछ नहीं किया। बहाना क्या मारते हैं कि भैया एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो तो हमारे पास कभी हो भी नहीं सकता था, दिल्ली सरकार के पास कभी था भी नहीं। ये हमेशा केंद्र सरकार के पास था, बिकॉज वो दिल्ली पुलिस का पार्ट है, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती होम मिनिस्ट्री के। तो ये झूठ बोलते बोलते, आप लोगों को गुमराह करते करते इन्होंने कहा कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है, कांग्रेस उतनी भ्रष्ट है। आज तक तो एक भी भ्रष्टाचार का ना केस किया, ना साबित किया, ना किसी को जेल में डाला, अर्थात केजरीवाल झूठा निकला। दूसरी बात, अगर आप इस पर गौर फरमाएंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि केजरीवाल साहब ने शुरुआत से हल्ला मचाते थे जन लोकपाल। आगे कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी साहब तो कभी उस चीज़ को फेवर नहीं करते, तो ये भी चुप बैठे हैं। तीसरी बात, अगर आप फिर गौर फरमाएंगे तो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के लोगों को लुभाया था कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा, ये 2014-15 की मैं बातें कर रहा हूँ, पूर्ण राज्य का दर्जा हम दिल्ली को दिलवाएंगे ताकि हम आपकी बेहतर सेवा कर सके अगर हम सरकार में आते हैं तो। कोई इनसे पूछे 2020 में पूर्ण राज्य के दर्जे की बात भी की इन्होंने? नहीं की, क्योंकि ये बीजेपी चाहती ही नहीं है कि इस जगह को, दिल्ली को, पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। क्या आपने गौर किया है कि जब कांग्रेस की सरकार हटी दिल्ली से, मैंने गौर किया है, मैं दिल्ली इतना आता जाता हूँ, जो लोग दिल्ली से हैं वो भी ज़रा इस बात पे सोचें कि दिल्ली के अंदर ऑरेंज लाइन बसें चलती हैं, भगवा कलर की। वो किसने इंट्रोड्यूस करी? कभी सोचिएगा। और सबसे ज़्यादा बसें उसी कलर की हैं, केजरीवाल ने करी। आप लोगों को बिजली का बिल कम करना, पानी का बिल कम करना, ये जो नौटंकी करते हैं, तो दिल्ली आने जाने वालों से और दिल्ली में रहने वालों से जो टैक्स वसूलते हैं वो सबसे ज़्यादा है। आप लोगों को मैं बता दूं, चौंकेंगे आप लोग, कि दिल्ली अगर आप जाएंगे, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल के जो आज के दाम होंगे ना, आप एनसीआर में चले जाएं, यानी बगल में हरियाणा चले जाएं या उत्तर प्रदेश चले जाएं। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा में मतलब आप गुड़गांव चले जाएं, फरीदाबाद चले जाएं, सोनीपत चले जाएं। यूपी में उदाहरण के लिए आप गाज़ियाबाद चले जाएं, नोएडा चले जाएं, ग्रेटर नोएडा चले जाएं। भाई साहब, पेट्रोल पंप पे उन सब एनसीआर में बोर्ड लगाए दिल्ली से 7 रुपये सस्ता, दिल्ली से 8 रुपये सस्ता, दिल्ली से 6.25 सस्ता। कैसे हो सकता है? कभी सोचा इस बात पे कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पेट्रोल पंप्स बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ दिल्ली से 7 रुपये, 6.25 रुपये, 7.5 रुपये सस्ता डीजल और पेट्रोल मिलता है। इसका मतलब दिल्ली, जो कि एक जब यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी और उसके बाद जब अर्ध राज्य बनी, तो कांग्रेस ने तो उसमें बहुत सॉलिड टैक्स की रिबेट दी हुई थी ताकि लोगों पे, और सबसे कम, हमको याद है, दिल्ली वो जगह थी जहां सबसे कम तेल की कीमत होती थी, पेट्रोल डीजल की सबसे कम। ये बहुत अच्छे से याद है, बाल ऐसे नहीं सफ़ेद हुए कि हम लोग कंपेयर करते थे, ओहो दिल्ली सबसे सस्ता है। और आज देखिए यूपी और हरियाणा में बोर्ड लगे हैं दिल्ली से सस्ता, वो भी कितना, 6.5 से लेके 8 रुपये तक की रेंज में पर लीटर पेट्रोल डीजल। यानी कि दिल्ली सरकार इतना टैक्स ले रही है पर लीटर, पर लीटर। केजरीवाल जी,
आप 7-8 रुपया पर लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल आप पब्लिक से लूट रहे हो, क्योंकि बगल के राज्यों में बोर्ड लगे हैं। और जब गाड़ियां जाती हैं, मैंने देखा है रेट कम है, हरियाणा और यूपी में रेट कम है। सोचिए, दिल्ली जो सबसे सस्ता तेल देती थी गाड़ियों के लिए, वो आज सबसे महंगा दे रही है। 8-8 रुपए तक भारी बोझ। और फिर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमने मुफ्त पानी दिया और इतनी मुफ्त बिजली दी और कम कर दिया। अरबों रुपए लूट रही है। आप दिल्ली में एंटर करिए, दिल्ली के बहुत सारे एंट्री पॉइंट हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे एंट्री पॉइंट होते हैं एक शहर के। दिल्ली राज्य के सैकड़ों एंट्री पॉइंट हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, आधे से ज़्यादा पे जो दिल्ली एंट्री के स्मार्ट कार्ड होते हैं, जो एमसीडी और दिल्ली सरकार के कंट्रोल में चलने वाला दिल्ली का जो एमसीडी टैक्स होता है, एमसीडी इज बाय बीजेपी, लेकिन है तो दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने एमसीडी के आधे से ज़्यादा जो एंट्री पॉइंट टैक्स हैं, वो गाड़ियों से, कमर्शियल गाड़ियों से पैसे लेते हैं। 100 रुपये एंट्री या जो भी होता है, ठीक है। इनके पास स्मार्ट कार्ड बनवाए हुए हैं ताकि लोग उसको अपना स्मार्ट कार्ड दिखाएं और पैसा उसमें से कट जाए। आधे से ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स पे मशीन्स नहीं है, कैश देते हैं कमर्शियल गाड़ी वाले। ये कैश कहाँ जाता है? आप लोग लूट रहे हैं दिल्ली को। आम आदमी पार्टी, मैं तो ये कहना भी नहीं चाहता कि मोदी भक्ति में ये सिर्फ भाषण करते थे, राशन कहीं था नहीं। हम सब ने देखा कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय झूठ बोला गया कि इतने लाखों लोगों को हम रोज़ खाना खिला रहे हैं। झूठ बोला गया, कागज पत्री बना देंगे, जगह नहीं दिखा पाएंगे। क्योंकि अगर आप खाना खिला रहे होते, अगर आप केजरीवाल जी आश्रय दे रहे होते गरीबों को, तो लाखों की संख्या में रोता बिलखता गर्मी में तपती ज़मीन पे पैर रख के बच्चे, माँ बाप, बूढ़ों को सर पे उठा करके गरीब चल के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार चल के नहीं जाता वापस। सोचिए आप कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्कूल्स बनाए उन्होंने। मेरे ख्याल से दिल्ली वाले तो जंगल में रहते थे बिना आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी जब आई दिल्ली में सरकार में, उससे पहले तो जंगल में रहते थे दिल्ली वाले। यहाँ तो स्कूल्स भी नहीं थे, कॉलेजेस भी नहीं थे, कुछ था ही नहीं। सब कुछ था, इन्होंने उसमें कुछ ब्यूटिफिकेशन किया, बेटर किया। हाँ, कुछ स्कूल्स बनवाए, तो सरकार इतना तो करेगी, क्योंकि शायद यही उनको लगता था कि हमारा आगे चल के वोट बैंक बनेगा, इसलिए उन्होंने वो चीज़ करी। अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ स्कूल बना के, और कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक? कहाँ गए? बड़ा कहते थे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है और अमेरिका में तारीफ और फलाना तारीफ है। कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक्स? क्या हालात में है? कुत्ते से लेके गाय बैठी रहती है अंदर। हम देखते हैं जाके, हमें पता है। कहाँ है वो मोहल्ला क्लिनिक्स? कहाँ है वो जन लोकपाल जी? कहाँ है? देखिए केजरीवाल जी, मैं आपको एक बात कह दूं, आप मोदी जी के साथ हैं नहीं हैं, इट डजंट मैटर। आप कहेंगे 2020 में आपको इतनी सारी सीट्स आई, फाइन। अगर अंक तालिका देख करके इंटेलेक्ट अगर किसी का पहचाना जाएगा, अंक तालिका देख के अगर किसी का इंटेलेक्ट पहचाना जाएगा, तो बहुत से हमारे मित्र हैं गांव में, देहात में, शहर में, जो कि अनपढ़ हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। और आप आईआईटी पास आउट हो करके, जबकि हमारे जैसे लोग आपको कहते रहे कि जब पॉल्यूशन पराली आती है तो ये नाटक करने के बजाय पानी के टैंकर, हवाई जहाज़ जो होते हैं, उनसे आप दिन में सिर्फ एक बार छिड़काव करा दीजिए, जो दुनिया में कई जगह होता है। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी सजेस्ट किया, उससे पहले मैंने भी किया। आप वो नहीं करा सकते, भविष्य की बात करते हैं। राजस्थान में आपको कैसे
पटखनी दे करके आम आदमी पार्टी को बाहर भेजा गया। पंजाब में आपकी जो भी हालात हुई है उसमें तो लोग आपको छोड़ के चले गए, आपके एमपी छोड़ के चले गए। गुजरात में आपने इतना ड्रामा किया, हमने देखा, कुछ नहीं कर पाए आप। गोवा में आपने इतना हंगामा मचाया, कुछ नहीं कर पाए आप। उल्टा गोवा से तो हमको ये जानकारी मिलती है कि आपकी पार्टी दगेबाज है। मध्य प्रदेश में आपने ट्राई, मतलब आपने कहाँ नहीं ट्राई किया। और 2014 मुझे याद है 400 से ज़्यादा सीटें लड़ने वाली, 545 542 43 सीटें टोटल जो लड़नी थी, उसमें 400 से ज़्यादा सीटें लड़ने वाली एक ही पार्टी थी, आम आदमी पार्टी। और आप हर कैंडिडेट से पैसा लेते थे। सबके सबूत हैं, सबके मतलब सबके तो नहीं है लेकिन बहुत सारे सबूत हैं कि आप उन लोगों से पैसा लेते थे। आपका तो काम ही अमित शाह वाला है, पैसा एक्सटॉर्शन वाला। आप तो आरएसएस के बनाए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो राघव चड्ढा ने कहा कि भाई कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, राघव चड्ढा जी आपने गलत कहा। आपके साथ मैं कई बार खुद टीवी पे डिबेट कर चुका हूँ, आपके पास जवाब तो होते नहीं हैं। अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, बहुत पढ़े लिखे, अमीर ख़ानदान से हैं, जो कि अच्छी बात है। आम आदमी को पता नहीं आप समझ भी पाते हैं या नहीं, या सिर्फ ऊपर ऊपर से ड्रामा करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप जितना पढ़े लिखे हैं ना, वो आपकी मेहनत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की देन थी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर कांग्रेस के चरण पकड़ ले, लेकिन याद दिलाता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी का वो स्टेटमेंट पार्लियामेंट में, जब वो खुद प्रधानमंत्री थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं पिछली सरकारों को, चाहे इलेक्शन मोड में कुछ भी कह लूँ पार्टियों को, लेकिन अपने पिछली सरकारों को मैं कभी भी पार्लियामेंट में गलत नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो पब्लिक चुन के भेजती है। तो अगर मैं किसी सरकार को या पुरानी सरकार के लिए या कांग्रेस पार्टी जैसी चीज़ के लिए अगर मैं ऐसा कहता हूँ, तो बेसिकली मैं लोगों को बुरा कहता हूँ। तो जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, मेरे ख्याल से भविष्य तो उनका सिकुड़ गया है, क्योंकि 2014 से जिस तरीके से उन्होंने पर फैलाने शुरू किए थे, पैसा लूट करके चुप बैठ गए थे। अभी भी कई कांड हैं, मतलब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर्सनल हो जाएगा, कि अरविंद केजरीवाल ने क्यों इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, कैसे राष्ट्रपति जी को गिड़गिड़ाए, कैसे उनके हिसाब से लोगों से पैसा ले करके सरकार को निकलता ब्याज समेत चुकता किया, कितना पैसे का गबन उन्होंने किया, कितने करप्ट भाई साहब खुद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में हैं, इनकम टैक्स के बनाए हुए रिकॉर्ड्स में नहीं है, क्योंकि अगर वो सही नहीं होते ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, तो ये पैसा राष्ट्रपति जी को समर्पित करके भारत सरकार को पे करके अपना रेजिग्नेशन कंप्लीट नहीं करवा पाते, शायद जेल में होते करप्शन चार्जेस में। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक खासियत है, ये लोग जो खुद होते हैं ये दूसरों के लिए कहते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी है वो दूसरों को देशद्रोही कहती है, क्योंकि असलियत में वो है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी दूसरों को कहती है, जबकि वो है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कैंडल मार्च ले करके और पता नहीं क्या क्या करके बलात्कार के खिलाफ और मर्डर के खिलाफ, निर्भया से लेके हर चीज़ में केजरीवाल जी सबसे आगे रहे। लेकिन अगर मेरा इफ़ आई कैन रिकॉल इट करेक्टली, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो अरविंद केजरीवाल जैसे नालायक ने आज तक संतोष कोली जी, जो उनकी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी और रोड एक्सीडेंट में जिनका देहांत हुआ था बहुत साल पहले, और केजरीवाल ने कहा था अगर हम सरकार में आएंगे तो सब कुछ बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन लोगों का तब आम आदमी पार्टी का मानना ये था कि संतोष कोली जी का मर्डर है, एक तरीके से जानबूझ के एक्सीडेंट करके मारा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आज तक रिलीज़ नहीं करी। संतोष कोली जी उनकी बहुत बड़ी कार्यकर्ता थी, रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो एक मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज भी अरविंद केजरीवाल के पास है।
संतोष जी की फैमिली के पास भी नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित से लेके कांग्रेसियों को जेल में डालना चाहते थे, लेकिन क्या नाम था, राशन कार्ड स्कैम याद है ना, संदीप कुमार, दिलाओ याद। राशन कार्ड के बदले औरतों को अपने बिस्तर पे सुलाते थे इनके नेता। जब पकड़े जाते थे तो वो निकाल देते थे। तो ऑब्वियसली पकड़े जाओगे तो निकाल दिया जाओगे। पता नहीं ये लोग खुद कितने मिले हुए हैं ऐसी चीज़ों में। मेरा तो मानना सिर्फ ये है कि जिस तरीके से अभी शाहीन बाग और CAA के विरोध प्रदर्शनों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का बर्ताव किया था, उससे तो साफ दिखता है कि हनुमान मंदिर जाने वाले सब नौटंकी है। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी का भविष्य और कुछ साल, जब तक मोदी जी चल रहे हैं, जिस दिन मोदी जी का पत्ता कटा, स्वाभाविक है जो आज का विपक्ष है वही पावर में आएगा। आपके सारे हिसाब लिए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी आपसे हिसाब नहीं लेते। आज का विपक्ष आपसे लेगा। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के भविष्य की बात है, आपकी औकात नहीं है केजरीवाल जी कि आप सोच भी पाएंगे, क्योंकि आप एंटी कांग्रेस हैं। आप उतने तक सीमित रहिए, आपकी सोच से दूर है कांग्रेस पार्टी। कुछ समय के लिए सीटें मिल गई, खुश रहिए। अरे मेरी एनालिसिस है, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मुझे कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे कांग्रेस से कोई पर्सनल प्यार नहीं है, लेकिन ये एनालिसिस है। 4 दिन की चांदनी, फिर केजरीवाल की रात अंधेरी वाली। गुड नाइट।